नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज कुछ और रियायत, कुछ और ढील दी गई है लॉकडाउन में। कल रात में एक शासन आदेश आया जिसको लेकर के खासी चर्चा हुई कि ये कैसा आदेश है भाई, इसमें आधी चीजें समझ में ही नहीं आ रही हैं। उसके बाद 2-3 राउंड में आज गृह मंत्रालय ने समझाने की कोशिश की कि भाई ये खुला होगा, ये नहीं खुला होगा, ये सर्विस है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बिक सकता है, सर्विस नहीं, नाई की दुकान नहीं खुलेगी। तमाम इस तरीके की बातें दिन भर होती रहीं। इस सब के बीच में एक बड़ा प्रश्न जो कि हमको पूछना चाहिए, पूछना लाजमी है, वो ये है कि लॉकडाउन में ढील, इसको एक शुभ समाचार की तरह देखें या ना देखें। क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग में हमने कितनी बढ़त हासिल की है, अभी तक इस चीज पर एक सवालिया निशान लग रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, कम जरूर हो रहा है ग्राफ, नए मामले उस तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं जैसे कि और जगह बढ़ रहे थे। लेकिन फिर यह भी आरोप है कि अभी तो आपने लॉकडाउन किया हुआ है, लॉकडाउन खोलेंगे तो उसके बाद दोबारा हो सकता है मामले बढ़ जाएं। तो लॉकडाउन में फिर विस्तार जरूरी है या 3 मई के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी? क्या है सरकार का ब्लूप्रिंट? कितना सफल रहा अब तक का लॉकडाउन? ये सारी चीजें आज हम इस मुकाबला विशेष में पूछने वाले हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। रोहन गुप्ता, आप हेड हैं सोशल मीडिया डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी के। अजय दुआ फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स भारत सरकार के। प्रवीण खंडेलवाल सेक्रेटरी जनरल हैं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT। खंडेलवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और महेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत धन्यवाद आप सबका हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। शो का फॉर्मेट एक होता है ताकि कोई आरोप ना लगाए, सब लोगों को अपना शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए 1-1 मिनट का समय मिलता है। तो रोहन गुप्ता जी, हम आपसे शुरू करेंगे, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए, आज जब 1 महीने से भी ज्यादा समय लॉकडाउन को हो चुका है तो काफी चीजें हैं, मुझे लगता है कि सरकार को उस पर गौर करना चाहिए। सबसे पहली चीज मेरा मानना है कि जो 15 लाख लोग विदेश से आए थे लॉकडाउन के पहले, अगर लॉकडाउन को आपने डालते ही उन सबका टेस्टिंग करवा लिया होता, क्वारंटाइन हो गया होता, तो मुझे लगता है हम आज ज्यादा कॉन्फिडेंट होते। दूसरी बात, 21 दिन के लॉकडाउन में हम सिर्फ 2 लाख टेस्ट किए। 130 करोड़ आबादी वाले देश में सिर्फ 2 लाख टेस्ट होना अपने आप में दिखा रहा है कि लॉकडाउन का हम फायदा ठीक से नहीं उठा पाए। तीसरी बात, पहले लॉकडाउन में 9 लाख करोड़ का देश को नुकसान हुआ। आज दूसरे लॉकडाउन से 18 लाख करोड़ का देश को ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। अब हमारे अर्थतंत्र की कैपेसिटी नहीं है कि और लॉस को ले पाए। आप लॉकडाउन को खोल रहे हैं, डील दे रहे हैं, पर उसके साथ में आपको कोरोना ना फैले प्लस इकोनॉमी खराब ना हो, दोनों चीजों को साथ में ध्यान रखना है। दिहाड़ी मजदूर की जो बात है वो प्रॉब्लम भी जद का तस है, उसका भी सोल्यूशन नहीं आ पाया। तो मुझे लगता है कि 3 मामलों पे सरकार को अभी आगे जो होगा हम उसको भूल कर एक स्ट्रांगली एक एक्शन प्लान होना चाहिए। गुप्ता जी, 1 मिनट का समय खत्म हो गया, अभी आगे और विस्तार से बात करेंगे। महेश वर्मा, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। देखिए संकेत जी, मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरह से ये संकट देश के सामने आया, क्योंकि हमारे से जुड़ी नहीं थी, बाहर से चलकर, और अचानक जब ये आया और कोई विकल्प नहीं, और देश जिस के साथ से कोई भी वर्ग हो, वो व्यवसायी वर्ग हो या विपक्ष के लोग हों या किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, सबने इसमें साथ दिया और जिस तरह से इसका मुकाबला किया, आज हम कह सकते हैं कि ये देश हमारा धन्य है कि ऐसे संकट के मौके पे हम सब एकजुट होके अच्छे से हम। अब रही बात जो कठिनाई है वो सबको दे रही है, और सबको ऐसा नहीं है कि जो है सरकार नहीं है, कृत है। हर तरफ से जहां से भी आवाज ये दिक्कत है, ये सरकार उसी तरफ पहुंचती है और मदद महेश वर्मा जी, 1 मिनट का समय जरा खत्म हुआ। मैं आपके पास वापस आऊंगा और तब तक उम्मीद करेंगे ये थोड़ा ऑडियो लाइन भी आपकी सही हो जाए। मेरे ख्याल कुछ दिक्कत है, उसको ठीक कर लेंगे। अजय दुआ जी, आपका 1 मिनट। ये जो लॉकडाउन किया गया है, मुझे लगता है ये बिल्कुल वास्तविकता का आधार पे किया गया है कि हम कम से कम लोगों का सोशल कांटेक्ट रहे, घूमे फिरे कम, तो हम इस रूप से ये कोरोना से कितने लोग प्रभावित होते हैं उसको सीमित रख सकेंगे। मुझे लगता है कि हमने उसमें
उसमें हम काफी यशस्वी हुए हैं। नहीं तो जैसे आप सबको मालूम है कि भारत का जो हेल्थ सिस्टम है, आरोग्य का जो प्रबंध है, वो इतना सुदृढ़ नहीं है। नहीं तो अगर हमने ना किया होता तो कई गुना बहुत ज्यादा केसेस निकल आते और तब हमें ज्यादा हर किस्म के, आप कहिए आर्थिक और आरोग्य, हर किस्म के हमें ज्यादा उसके एडवर्स प्रभाव होते। तो मेरे हिसाब से बढ़ाना भी ठीक रहा है और छूट देना बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। जी 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 दुआ साहब। प्रवीण खंडेलवाल, आपका मत जानना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि आज जो आदेश आया उसको लेकर के आप किस तरीके से प्रभावित हैं। आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोरोना जिस प्रकार से देश में बढ़ रहा था, उसको देखते हुए उस पर रोकथाम लगाने के लिए ये लॉकडाउन बेहद ज़रूरी था। और अब क्योंकि लॉकडाउन को लगभग 35-40 दिन होने को आ रहे हैं, तो अब सरकार को थोड़ा इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि देश की जो इकोनॉमी है वो किधर जा रही है। आज बड़ी संख्या में जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, उनकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, हमारे जो डेली वेज अर्नर हैं उनकी स्थिति क्या है, और निश्चित रूप से देश के व्यापारी वर्ग के लिए और एमएसएमई वर्ग के लिए अब वो सही समय आ गया है जब सरकार को एक पैकेज देना चाहिए, जिससे कि कम से कम जिस वक्त लॉकडाउन खुले उस समय हम इकोनॉमी को रफ्तार देने वाली स्थिति में हो। पूरे देश के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है और खासतौर पर व्यापारियों के लिए बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि उनके जो संसाधन हैं वो बेहद सीमित हैं, इसलिए ये सहायता आवश्यक है। जी प्रवीण जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकता हूं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो चर्चा और मुकाबला दोनों शुरू करेंगे कि ये लॉकडाउन इतना काफी था, कारगर सिद्ध हुआ या नहीं, और आगे चल के क्या किया जा सकता है, क्या रणनीति रहनी चाहिए, और ये जो आज जो ढील दी गई है, थोड़ी सी रियायत दी गई है, इसको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्या इसका यह मतलब हुआ कि अब चीजें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं? इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। मैं अब अपने मेहमानों के पास सीधा जाना चाहता हूं कि ये जो लॉकडाउन में आज रियायत दी है, एक तो ये रियायत बेहतर तरीके से दी जानी चाहिए थी या नहीं, और दूसरी चीज जो ये रियायत दे दी गई है इसका क्या मायने निकाले जाएं कि क्या अब लॉकडाउन सफल हो रहा है और आगे 3 मई के बाद दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं महेश वर्मा जी, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? मैं जानता हूं ये बहुत कठिन सवाल है क्योंकि अभी कोई भी इसका आकलन नहीं लगा सकता, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल रहेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। देखिए संकेत जी, एक बात आप समझने की कोशिश करिए, जैसे मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि देश के सामने अचानक जब ये समस्या आई और इस समस्या से निपटने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इसके ऊपर निर्णय लिया, फैसला लिया, आज उसको पूरा विश्व जो है, या वो कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, या अमेरिका हो, या वर्ल्ड वाइड ये चीज एप्रिशिएट किया जा रहा है कि जहाँ पे अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो आज यहाँ करोड़ों मौत होगी। और ये ऐसा मतलब इस तरह का मतलब हम सोच नहीं सकते हैं। अगर उस चीज का कहीं हम एनालिसिस करें और विश्लेषण करें तो इतनी भयावह स्थिति होती कि इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता हमारे लिए। तो निश्चित रूप से लॉकडाउन जो किया गया वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बचाव, बहुत बड़ा ढाल, बहुत बड़ा एक कह लीजिए कि समझ लीजिए कि किसी तरह से ये हम लोगों के सबकी सद्बुद्धि हम लोगों को ईश्वर ने प्रदान करी और उसका नतीजा ये रहा कि हमने सबने मिलकर इस चीज को अच्छे से निभाया। अब रही बात कि आगे लॉकडाउन बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। देखिए, तथ्यात्मक चीजें सामने रख के अगर हम बात करें तो लॉकडाउन करने का मकसद ये था कि किसी तरह से इस वायरस पे कंट्रोल किया जाए, संक्रमण को रोका जाए। संक्रमण रोकने की जो एक अवधि थी वो कम से कम ये मान के हम चल रहे थे कि 14 दिन तक हम इसको रोकें, उसके 14 दिन के बाद फिर हमने और भी आगे इसको 15-20 दिन के लिए बढ़ाया। उसका मकसद यही है कि हम उस वायरस की जो उसके जीव मतलब जो उसकी ग्रोथ को आप रोकना चाहते हैं, फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व करना चाहते हैं। लेकिन देखिए इसमें एक दूसरी चीज भी है। रोहन गुप्ता की जो पार्टी है, गुप्ता जी की जो पार्टी है, उनका ये कहना है और ये बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि लॉकडाउन लगा देने से आप
समस्या को खत्म नहीं कर रहे हैं, समस्या को टाल रहे हैं, उसको और थोड़ा सा विलंब कर रहे हैं कि ये दिक्कत और थोड़े टाइम बाद आए। रोहन गुप्ता, आपका क्या असेसमेंट है आपकी पार्टी का? लेकिन मेरा इसमें दूसरा सवाल ये है, रोहन गुप्ता, इसके अलावा और किया भी क्या जा सकता था? लॉकडाउन तो जरूरी था, पूरे विश्व भर में हो रहा है। देखिए, आपका अच्छा प्रश्न है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि लॉकडाउन एक पॉज बटन है, जरूरी ये था कि लॉकडाउन के समय में टेस्टिंग मैक्सिमम हो। अगर आपको ध्यान होगा, जिस दिन लॉकडाउन हुआ उसके पहले एक रिपोर्ट था कि 23 मार्च तक 15 लाख लोग विदेश से भारत आ चुके हैं। अगर हम लोग ने लॉकडाउन का हमने कभी भी विरोध नहीं किया, हम हमेशा सरकार के साथ में थे, पर अगर 130 करोड़ आबादी वाले देश में अगर 2 लाख टेस्ट होते 21 दिन में, मुझे आप बताइए आप कैसे कोरोना को कंट्रोल करेंगे? देश ने दूसरे लॉकडाउन को भी स्वीकार किया, चलो नहीं ठीक है। सबसे अब विडंबना वाली परिस्थिति यह है कि कल के दिन सबसे ज्यादा कोरोना के केस देश में आए हैं। अब सरकार के पास रास्ते नहीं कि एक बार जो कोरोना से देश को बचाए या अर्थतंत्र को कोरोना से बचाए या दिहाड़ी मजदूर को बचाए। तो एक जो मामला है, अभी वी आर इन अ सिचुएशन, हम लोग एक ऐसी परिस्थिति में है कि विडंबना वाली सिचुएशन है। अगर मुझे लगता है कि हमने लॉकडाउन का ठीक से उपयोग किया होता, टेस्टिंग ठीक से किया होता, एग्रेसिवली टेस्टिंग किया होता, आप क्या मानते हैं उपयोग नहीं हुआ? जिस प्रकार से बिल्कुल ठीक से जो उपयोग होना चाहिए, टेस्टिंग बढ़ाकर, क्वारंटाइन कर जिस प्रकार से प्रयोग होना चाहिए, जिस क्वारंटीन हो तो रहे हैं, देखिए इतने हॉटस्पॉट बने, कांग्रेस शासित राज्यों में भी हॉटस्पॉट बने। हु का जो गाइडलाइन है वो 1% ऑफ योर पॉपुलेशन विच इज द आइडियल परसेंटेज ऑफ टेस्टिंग, उसके हिसाब से होता है 1.30 करोड़ लोगों का टेस्टिंग। आज हम कितने टेस्टिंग पे बैठे हैं? 5.5 ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया। मुझे राइट टू रिप्लाई देना पड़ेगा महेश वर्मा जी को, बीजेपी के। आप ये टेस्टिंग वाले सवाल पर क्या कहेंगे? देखिए, WHO ने भी यही कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यही कह रही है कि भाई जितना आप टेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा। महेश वर्मा जी, ICMR जो कि हमारी देश की जो एक संस्थान है जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है रोज, उसका यह कहना है कि 80% मामले एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि लोगों को हो जाएगा, वो पॉजिटिव होंगे कोरोना वायरस, लेकिन उनमें लक्षण नहीं दिखेंगे। तो अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो आप लक्षण कैसे पाएंगे? और अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे और लक्षण नहीं पाएंगे तो ये तो फैलता चला जाएगा। ये जी, हमारे जो कांग्रेस के मित्र हैं उनसे आपने बड़ा सार्थक सवाल पूछा कि कांग्रेस शासित राज्यों में अगर ये टेस्टिंग नहीं हो रही होती या ये इस तरह के एहतियात नहीं बरते जाते तो ये क्या रोका जा सकता था क्या? और इस बीमारी का टेस्टिंग से ज्यादा जरूरी ये है कि इसके संक्रमण को रोका जाए और कोरोना जितना जो है इसको हम ये कह लीजिए कि जितना हम इसको बचाव के हिसाब से या अपने आप को हम घरों में रखें। बेशक कोई अगर संक्रमित भी है लेकिन उसकी कोई दवा तो है नहीं, इलाज तो है नहीं आज की डेट में। टेस्टिंग वो अच्छा इलाज तो यही है कि वो जहां भी है वहां कम से कम रुका रहे, जो उसको दवा दारू मिल रहा है वो दवा दारू ले। ये वायरस अपनी जो टाइम लेता है 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, वो उस दौरान जो है वो जब खत्म होगा तो अपने आप वो ठीक भी होगा और वो संक्रमित करने की दिशा में भी नहीं। मैं देखिए महेश वर्मा जी एक बात बता दूं, अभी आपने जिस तरीके से बोला 14 दिन, 12 दिन, 18 दिन, 1 महीना, इसी से ये साबित हो जाता है और विश्व भर में, दुनिया भर में यही चर्चा चल रही है कि अभी लोगों को इस पर रिसर्च अभी भी जारी है, किसी को मालूम ही नहीं है कोरोना वायरस के बारे में ज्यादा। नहीं संकेत जी, 6 दिसंबर से जब से ये स्टार्ट हुआ है चाइना में, तब से लेके चाइना के अगर रिसर्च का चाइना की अगर मैं अजय दुआ के पास जाना चाहता हूं। एक सेकंड, इसमें देखिए एक थोड़ा मार्केट पर्सपेक्टिव जानना जरूरी है। अजय दुआ, उसके बाद प्रवीण खंडेलवाल। अजय दुआ जी, आप मुझे ये बताइए इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट कहा यह जाता है? पहले 1 मिनट जरा बताना चाहूंगा। हमारे जो कांग्रेस के और बीजेपी के प्रवक्ता हैं जी, देखिए देश में, दुनिया में कहीं भी इतने ज्यादा टेस्टिंग की इक्विपमेंट, टेस्टिंग के सहूलियत नहीं थी, इक्विपमेंट नहीं था, ना हमारे पास रिएजेंट से टेस्ट करने के। तो ये कोई मानना रियलिटी है कि हिंदुस्तान में जब ये शुरू हुआ था मार्च महीने में 1,60,000 लोगों को टेस्ट करने की व्यवस्था थी और उसके बाद सरकार ने लोकल प्रोडक्शन पूना में स्टार्ट किया, माई लैब कंपनी से 12 और लोगों को लाइसेंस दिया। करते करते दुनिया, 1 मिनट साहब, करते करते अब 5-6 लाख
प्रोडक्शन हिंदुस्तान में शुरू हो गया है। हाँ। हम दुनिया में टेस्टिंग इक्विपमेंट भी नहीं मिल रही, तो इसलिए कहना 1 करोड़ को किया जाए, 2 करोड़ को किया हाँ, जाए, करेंगे कैसे? व्यवस्था ही नहीं थी। मैं बता रहा हूँ संकेत जी, हम बहुत उसके अच्छा बारे में- सवाल है। इसमें रोहन गुप्ता हमें प्रैक्टिकल इसका होना जवाब पड़ेगा। देना जब चाहूंगा। राहुल गांधी आकर के ये बोलते हैं कि टेस्टिंग करो, अरे भाई कैसे कर लें? वो बिल्कुल, व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल। ये एंटीबॉडी मैं जवाब दूंगा संकेत जी, टेस्टिंग करना इसका कैसे जवाब होगा भी उसका नहीं मैं है। अब जवाब देखिए, दे रहा हूं आप ये आपको। देखिए मैं जवाब दे रहा हूं। कि चाइनीज किट किसने ये सिर्फ मंगवाई? फरवरी में। एक सेकंड, एक सेकंड, एक 30 सेकंड, जनवरी को संकेत जी, एक सेकंड, गुप्ता देश जी, में 30 चाइनीज जनवरी किट को कहाँ पहला कहाँ मामला मंगवाई आया। गई? संकेत चाइनीज जी, किट 30 मंगवाई जनवरी को गई पहला मामला राजस्थान देश में। में आया। ठीक है, 15 फरवरी की मैं आपने आपको देख बात लिया कर क्या रहा हुआ हूं। उसका नतीजा? हेल्थ मंत्रालय जो है इसको मैंने खत्म मानने नहीं महामारी किया। मानने को भी तैयार नहीं था। हमने आप आपकी 1 बात महीना सुनी। लेट से जगह है। आप गुप्ता जी, साउथ हमें कोरिया का नहीं। एग्जांपल हमें- लीजिए, हमें वहां पर दुनिया भर जनवरी में कह रही केस है। हुआ था। एक एक करके, एक करके। कीट का प्रोडक्शन दुआ जी अभी चालू आता कर हूँ, एक दिया। सेकंड। हाँ, हम 1 महीना लेट चल रहे हैं। मैं यही चीज बोलना चाह रहा हूँ। अगर नहीं, गुप्ता जी, कोरिया गलत है। जनवरी में केस आने के हमने- बावजूद हमने अगर सबसे प्रोडक्शन पहले- चालू कर सकती है तो अगर- भारत ठीक है, ने मैंने अभी आपकी बात सुन प्रोडक्शन ली। क्यों दुआ चालू साहब किया? जल्दी से, मेरा उसके सवाल बाद सिर्फ प्रवीण इतना है। खंडेलवाल। हाँ, क्योंकि 1 जी। महीने तक हम लोग अगर- इसको पेंडेमिक एक मानने को सेकंड, एक तैयार सेकंड। नहीं थे। एक सेकंड, एक सेकंड, अजय दुआ जी। संकेत जी, हाँ। हमने इस बारी सरकार को कहना कि वो 1 महीना लेट काम शुरू किया, वो मुझे बिल्कुल मान्य नहीं। क्यों गलत? कारण दुनिया आपके में मानने अभी नहीं लोगों मानने ने से कुछ नहीं चीन होगा। से ये फ्लाइट्स देश रोकी की नहीं, बात है। उड़ान अगर रोकी फरवरी नहीं। एक सेकंड, एक के हमने ऊपर एक ना रोक बोले। ये प्रोडक्शन चालू ऐसा हुआ, ऐसा मुकाबला नहीं आप चाहिए। कर सकते थे। एक एक करके, एक एक करके। दुआ साहब हमने प्लीज। हाँ, किसी देश में 12-13 कंपनी 1 महीने के अंदर तैयार नहीं हो गई 50 लाख टेस्टिंग हुए हैं। साउथ कोरिया का एग्जांपल अभी देखिए। भी चीन से जनवरी के स्पेन बाद से उन्होंने भाई जाता देखिए, रहा। मेरा मेरा हाँ। एक सेकंड, मेरा बस एक चीज कहना है। मुझे बस एक चीज कहना है। एक सेकंड दुआ साहब, एक थोड़ा इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव है, मार्केट पर्सपेक्टिव चाहिए। उससे पहले मैं बस इतना बोलना चाहता हूं, लॉकडाउन का असर हुआ या नहीं, ग्राफिक के माध्यम से हम दिखा सकते हैं, हुआ है। केसेस उस तरीके से उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं जैसे कि और देशों में बढ़े जहां पर नहीं हुआ। आप देख रहे हैं, ये तमाम ग्राफिक स्क्रीन पे चलते रहेंगे, हमारे सारे व्यूअर्स देख सकते हैं कि ये किसी भी डेटा एनालिटिक्स में अगर आप भेजें तो ये साबित हो जाएगा, और ग्राफिक भी हम आपको दिखाएंगे, ये साबित हो जाएगा कि ये ग्राफ नीचे आ रहा है। नए केसेस उस तरीके से ऐड नहीं हो रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब लॉकडाउन खोल दिया जाए, खोलेंगे या दुकानें खोल दी जाएंगी तो यह ग्राफ क्या वापस ऊपर नहीं चला जाएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं प्रवीण खंडेलवाल के पास जाना चाहता हूं। प्रवीण खंडेलवाल, ये वाला आप ग्राफ देखिए। ये अगर आप मुझे परमिशन देंगे, मैं यही कह रहा नहीं था। नहीं, ये क्या बात हुई? मतलब ये तो बड़ी गलत बात है। एक सेकंड प्रवीण खंडेलवाल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अब आज जैसे मार्केट खुली, ठीक है, ये आदेश दिया गया कि मार्केट खोल दी जाए, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से बोल दिया, लेकिन जितने हॉटस्पॉट्स हैं जहां सही में बहुत ज्यादा दुकानें हैं, ठीक है, मैं एकदम बिजनेस सेंस के हिसाब से बात कर रहा हूं, वहां पर राज्य सरकारों ने बोला है ना भाई उनको बोलने दो, हम नहीं खोलेंगे। बहुत जगह ऐसा हुआ है। आप कहां पाते हैं अपने आप को? देखिए, और उसके बाद दो तीन तीन बार क्लैरिफिकेशन। संकेत जी, पहले हमें यह समझना होगा कि केंद्र सरकार का अधिकार कितना है। ये जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया, और जो ट्रेड है वो राज्य सरकार का विषय है, केंद्र सरकार उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकती है। ये पहले हमको स्पष्ट नहीं, लेकिन अभी तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है ना। नहीं सर, आप दो मिनट आप मुझे मेरी बात तो पूरी। हाँ, एक सेकंड, खंडेलवाल जी की बात। हाँ, मुझे पहले मेरी बात पूरी करनी। बताएं, सुन रहे। अगर आप जो केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो सरकार ने वो आदेश स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, यूनियन टेरिटरीज को दिया है, और उस पूरे आदेश में सरकार ने कहीं नहीं लिखा कि आज सुबह से दुकानें खुल जाएंगी या दो तारीख के बाद खुलेंगी। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट था कि केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद राज्य सरकारों को निर्णय लेना था कि वो कौन कौन सी जगह ऐसी है जहां पर जो 3 तरीके की कैटेगरी है, जिसमें जो रूरल एरिया के अंदर सभी प्रकार की दुकानें, लेकिन अगर रूरल एरिया में शॉपिंग मॉल है तो वहां पर दुकानें नहीं खुलेंगी। नंबर 2, जो सिटी के एरिया है, अर्बन एरियाज है, उसके अंदर केवल रेजिडेंशियल सोसाइटीज में नेबरहुड शॉप और स्टैंड अलोन शॉप, और तीसरा कि ई कॉमर्स केवल एसेंशियल कमोडिटीज देगा। तो इसके आलोक में राज्य सरकारों को यह तय करना है कि हमें अपने राज्य के अंदर कौन से क्षेत्र के अंदर ये एक्टिविटीज को जारी रखना है अथवा नहीं रखना है।
लेकिन मुझे मुझे थोड़ा दुख है इस बात को कहते हुए कि आपके टीवी चैनल्स ने पूरी तरीके से उसको पढ़ा नहीं, और सुबह से आपके टीवी चैनल्स में ये कहने लग गए आज से दुकानें खुलेंगी, जिसके कारण से पूरे देश के अंदर कंफ्यूजन का माहौल हुआ। और उसके बाद सुबह 8 बजे मैंने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला जी को पत्र लिखा। उसके बाद ये क्लैरिटी आई है 10:30 पौने 11 बजे, और तब जाकर के पूरे देश के अंदर व्यापारियों को समझ में आया कि आज से दुकानें नहीं खुलेंगी। तो मेरा कहना सिर्फ इसमें इतना है कि कहीं ना कहीं हम हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। नहीं, ये आप पॉइंट क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे चाहता हूं, आपका क्या कहना है कि वो जो आदेश था कि दुकानें खुल सकती हैं, उसमें हम लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए था कि सरकार ने आदेश दे दिया है कि दुकानें खुल जाएं? क्योंकि वो उस आदेश में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि आज से दुकानें खुलेंगी। अगर आप उस आदेश को पढ़िए ना, उस आदेश में कहीं पर भी नहीं लिखा था कि आज से देश भर में दुकानें खुलेंगी। उसका कहीं ना कहीं मेरे मीडिया के मित्रों ने रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर अफरा तफरी हुई। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उसके बाद हमारे संगठन ने देश भर में चर्चा करके और उसके तुरंत बाद मीडिया ने भी हमारे स्पष्टीकरण को चलाया। उसके लिए मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये हो सकता है कि इतने बड़े कार्यक्रम में थोड़ी बहुत कहीं मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है। मैं भी ये चीज मानने को तैयार हूं। देखिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पे चर्चा जारी रखेंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूं, जब आप कोरोना वायरस जैसी एक महामारी से निपट रहे हैं और इतने बड़े, दुनिया के सबसे बड़े लॉकडाउन का पालन हो रहा है इस देश में, तो ऊंच नीच होनी लाजमी है। आप जितनी प्लानिंग कर लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ तो फेल होगा, कुछ ऊपर जाएगा, कुछ नीचे जाएगा, तो होना ही है। वो पॉइंट यहां पर नहीं है। पॉइंट ये है कि अपनी तरफ से एक प्रयास किया जा सकता था थोड़ी और क्लैरिटी लाने का, क्योंकि वो आदेश कोई भी पढ़ेगा, सिर्फ मीडिया ही नहीं, कोई भी वो आदेश पढ़ेगा, किसी को भी आप दिखा दें, किसी सरकार को भी दिखा दें, सरकारों को भी क्लैरिटी नहीं थी, राज्य सरकारों को, कि इसको कैसे लागू करें, ये कब से लागू है, ये संशोधन कब से लागू है, क्योंकि वो गाइडलाइंस में संशोधन है। गाइडलाइंस बाइंडिंग है, 15 अप्रैल को वो गाइडलाइन आ गई थी, तो क्लैरिटी नहीं थी। तो सिर्फ मीडिया की यहां जिम्मेदारी नहीं है, जाहिर सी बात है ये और बेहतर हो सकता था, लेकिन कंफ्यूजन बन सकती है ऐसी स्थिति में, और वो होना लाजमी है। वो उसको जल्दी से ठीक कर लेना भी उतना ही जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे कि लॉकडाउन का फायदा हो रहा है या नहीं, और आगे 3 मई के बाद क्या होना चाहिए, वो अपने मेहमानों से हम पूछेंगे। एक ब्रेक के बाद अभी लौटते हैं। मुकाबला के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। मैं अजय दुआ जी के पास आना चाहता हूं। दुआ साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि 3 मई के बाद, मैं नहीं जानता सरकार क्या फैसला लेगी, हम में से कोई भी नहीं जानता क्या फैसला लेगी, लेकिन इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट है, कमर्शियल सेक्टर पे इम्पैक्ट है, उससे निपटने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए आगे? कि इस प्रभाव इकोनॉमी के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर बुरा रहेगा, उसमें तो दुमत होना ही नहीं कोई चाहिए। कि वैसे ही इकोनॉमी हमारी थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, ये उसके बाद बहुत बड़ा धक्का लगा है, उसके बारे में दुमत कोई नहीं होना चाहिए। पर प्रश्न है कि हमने लोगों की जान बचानी है या हमने लोगों को, इकोनॉमी को सेव करके आगे लोग ही ना हो जो इकोनॉमी का कोई बेनिफिट ले सके। ये हमें जो प्रश्न कह रहे हैं, लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड, वो कॉन्टेक्स्ट एक डायलेमा है, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे बड़ा धर्म संकट है कि हम किसके लिए काम करें, किसके लिए नहीं। तब भी मैं ये कहना चाहूंगा, एकदम शॉर्ट रन में हमें आरोग्य और लोगों को कैसे, गरीब लोगों को कैसे पैसा पहुंचे, कैसे खाना पहुंचे, दवाइयां पहुंचे, उसके ऊपर महत्व देना पड़ेगा। पर उसके बाद जितना हमारी इंडस्ट्री को, हमारे दुकानदारों को, इकोनॉमी को घाटा पड़ा है, उसको भी काफी हद तक सरकार को अपने ऊपर बोझा लेना पड़ेगा। उससे सरकार का फिजिकल डेफिसिट बढ़े, सरकार को पैसे बाहर से लेने पड़े, जो भी कुछ करना पड़े सरकार को। खंडेलवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किस किस्म का राहत पैकेज दिया जा सकता है एमएसएमई सेक्टर को लेकर के? बहुत जोर शोर से चर्चा है। अभी आज नितिन गडकरी ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि एमएसएमई पर खास ध्यान देना चाहिए। आप क्या मानते हैं?
संकेत जी, मेरा बिल्कुल ये स्पष्ट मानना है और जो हमने वित्त मंत्री से भी आग्रह किया है कि एक तो हमारे ऊपर जो व्यापारियों के ऊपर अपने जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी देने का जो बोझ डाला गया है वो कहीं ना कहीं सरकार को उसमें हमारा भागीदार बनना होगा। उसके अलावा जो ईएसआई और प्रोविडेंट फंड का जो मामला है उसमें सरकार को कम से कम 6 महीने की छूट देनी होगी और जो ईएसआई का और जो पीएफ का पैसा है वो हमारे पास लेबर फंड के अंदर मौजूद है, तो सरकार उसकी जो दुकानदारों को उसका पैसा देना पड़ता है, सरकार उस फंड से उसको पैसा दे दे तो हमारे ऊपर उसका बोझ कम हो जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल कैपिटल का बहुत बड़ा क्रंच हमारे सामने उस दिन आएगा जिस दिन देश भर में हमारे व्यापारी दुकान खोलेंगे। तो हमारा ये मानना है कि सरकार बैंकों को यह हिदायत दे कि बहुत मिनिमल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर व्यापारियों को आसानी से बैंकों से लोन मिले और उसकी जो किस्त है वो जनवरी 2021 से शुरू हो। इसके अलावा जो हमारे ऊपर और जो ऑब्लिगेशंस है, जैसे जो हमारी बैंकों से लिमिट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कम से कम इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए, वो 30 जून के बाद लगना चाहिए। इसके अलावा जो बिजली के फिक्स चार्जेस हैं, पानी के जो फिक्स चार्जेस हैं, इंडस्ट्रियल गैस के जो फिक्स चार्जेस हैं वो कम से कम हमारे ऊपर से हटने चाहिए। कम से कम सरकार इतना करे और जीएसटी को भी देने के लिए सरकार यदि हमको 30 देखिए ऐसा है, समय ये जो लंबी फहरिस्त आपने बताई है प्रवीण खंडेलवाल जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अब इसमें दिक्कत ये है कि जीएसटी भी कहां आ रहा है सरकार के पास, सरकार के पास खुद कहां पैसे हैं कि वो सब लोगों को दे, और सब लोगों का ध्यान रखना है क्योंकि सरकार से ही उम्मीद की जाएगी। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद इस बारे में भी चर्चा करेंगे कितनी उम्मीद लगाई जाए सरकार से राहत पैकेज में। और चौथे भाग में आपका स्वागत है। इसी मुद्दे पर मैंने यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी से भी एक सवाल पूछा, ये आपको सुनाते हैं उनका जवाब। एक बात आप समझ लीजिए कि एवरीवन इज इन प्रॉब्लम, तो आखिर सरकार को भी आज इस समय रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, तो हम लोग पहली बात जो उद्योजक है वो सरकार की भूमिका में भी जाए, सरकार उद्योजक की भूमिका में जाए और दोनों बैंकों की भूमिका में जाकर हम सबको सर्वाइव होते हुए आगे जाना है, ये समझकर करना पड़ेगा। मुझे एक ने पूछा कि जापान के सरकार ने 12% जीडीपी का इसके लिए रखा है। जापान की इकोनॉमी का वॉल्यूम, यूएसए के इकोनॉमी का वॉल्यूम, वहां की ताकत और हमारी इसमें फर्क है। फिर भी इस स्थिति में बड़े प्रमाण पर हमारी सरकार, भारत सरकार लगातार सब स्टेक होल्डर्स के पीछे, उद्योजकों के पीछे हमारी बैंक के खड़ी है और हम लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं। जो मैंने आपको बात कही कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना इंपॉर्टेंट है और लिक्विडिटी बढ़ने से हमारा जो चक्र है उद्योगों का वो एक्सेलरेट होगा।